नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक अजीब दास्तान आपसे बांटना चाहूँगा। और वो दास्तान है एक ऐसे शायर की, एक ऐसे शायर तो मैं नहीं कहूँगा, लेखक ही कह सकता हूँ मूल रूप से। एक ऐसे लेखक की जिसने अपनी लेखनी से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी और मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद पहचानने की बात यह है कि एक ही ऐसा हमारे भारतीय साहित्य में एक ही ऐसा लेखक है जिसने 3 अलग अलग नामों से लिखा। और 3 अलग अलग नामों से ये नहीं था कि उसमें कोई बहुत उसने करिश्मा या कोई गुप्त रखना चाहता था नामों को, ऐसा भी कुछ नहीं था। किसी नाम पर तो किसी नाम की जो कृति थी वो आई थी। फ़र्ज़ कीजिए एक नाम से कृति आई है और कृति पर कोई पाबंदी लगी है, तो उसके बाद ये ज़रूरी था कि वो लेखक लिखना तो नहीं भूल छोड़ सकता था। उसने दूसरे नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नाम से जब कोई और विवाद खड़ा हुआ तो तीसरे नाम से, और तीसरे नाम के साथ साथ वो स्थापित हो गए। और बाद में उसने स्वयं भी घोषणा कर दी कि सारी की सारी चीज़ें मेरी अपनी कृतियां हैं। और मित्रों, उस शख्स ने, आप अंदाज़ा लगाइए, उसे हम आज सम्राट कहते हैं लेखन की दुनिया का। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि दुनिया मानती है कि वैसा लेखन सामयिक समस्याओं के ऊपर किसी ने नहीं लिखा। लेकिन उसने जब लिखना शुरू किया मित्रों, तो उसकी सबसे बड़ी त्रासदी एक और थी। वो त्रासदी ये थी कि घर में हालात ठीक नहीं थे। सौतेली माँ थी, पैसे मिलते नहीं थे। पिता एक मामूली क्लर्क का काम करते थे और गुजारा नहीं चलता था। और कुछ दिनों बाद पिता भी चले गए। तो इसके सामने समस्या ये थी कि पढ़ने का बड़ा शौक़ था। अब किताबें पढ़ने के लिए उसके पास पैसे तो हैं नहीं किताबें ख़रीदने के लिए। और उन दिनों ये नेट वगैरह थे नहीं कि अपना नेट खोला और उसके बाद किंडल से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किंडल नहीं आया था। तो वो महान लेखक, उसने एक बुक शॉप में नौकरी कर ली। इसलिए सिर्फ नौकरी की कि बुक शॉप में मामूली सी सफाई की नौकरी मिल जाए ताकि वो इसी बहाने से किताबों को पढ़ सके। और मित्रों, उसको तनख्वाह, आप हैरान होंगे कि 9 रुपये तनख्वाह मिलती थी प्रति माह। हालांकि 9 रुपये से उन दिनों में शायद गुजारा हो जाता होगा, लेकिन 9 रुपये फिर भी बहुत कम थी। एक मजाक लगता है कि 30 दिनों के बाद 9 रुपये पकड़ा दिए जाएं या 10 का नोट पकड़ाया जाए और 1 रुपया उससे वापस मांगा जाए, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन बहरहाल ये उसने अपनी जो रुचि थी उसको पूरा करने के लिए ये काम भी किया। और मित्रों, ज़्यादा इसको मैं पहेलियों में आपको ना रखता हुआ आपको बता दूं कि ये शख्स कौन था। ये शख्स था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद कालांतर में इतने बड़े लेखक बन गए, कहीं उनको कलम का सिपाही, कहीं उपन्यास सम्राट, कहीं कहानी सम्राट, और न जाने क्या क्या उनको उपाधियां दे दी गई। ये बात अलग है कि वो ज़िंदगी भर जूझते रहे। प्रेस लगाया तो उसमें घाटा, किताबें खुद छापने की तो उसमें घाटा, और प्रकाशक कुछ पल्ले नहीं डालता था, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। तो हालात विपरीत हों उनके बावजूद उस शख्स ने लिखना नहीं छोड़ा। और लिखने का कमाल देखिए कि पूरी ज़िंदगी में 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी। 300। कई बार लोग हैरान होते हैं कि आफ्टर ऑल एक कहानी 1 सप्ताह तो लेती होगी। क्या उनके पास 300 सप्ताह थे कहानियाँ लिखने के लिए? और सिर्फ कहानियों तक बात नहीं थी, उपन्यास भी थे। 11 उपन्यास पूरे, 12वां अधूरा। और ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि वो सारे के सारे उपन्यास हमारे सामने आए। और उसके बाद उनके जो पत्रों का जो मामला था वो इतना विस्तृत है कि पूरा एक पत्र साहित्य वो बन जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है उन समकालीन हालात के बारे में। जितना ज़्यादा उन पत्रों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बयान कर दिया, उतना शायद कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का विश्लेषण करने वाले बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ भी शायद ना कर पाएँ। और बहुत सारी उनके पात्र जो हैं वो तो एक अमर पात्र हो गए। मसलन गोदान, गोदान का होरी, गोदान की धनिया, गोदान का झिंगुरी सिंह, ये सारे के सारे पात्र जो हैं हमारे समाज में शायद आज भी मौजूद हैं। और ये अब कहा भी जाता है, कई बार कुछ नेता लोग भी, पढ़े लिखे नेता जो हैं वो कह देते हैं कि होरी के मुकद्दर नहीं बदला। ये कह देते हैं कि जो धनिया है वो तो बेचारी आज भी इस लायक नहीं हुई कि वो गोदान कर सके अपने पति का। तो ये स्थितियां जो हैं इतनी ज़्यादा विकट हैं इसमें। उन दिनों में प्रेमचंद ने शहरीकरण और ग्रामीण परिवेश के बीच में एक तालमेल का सिलसिला
कैसे बैठाया, ये बड़ा अचरज लगता है। आप अंदाज़ा लगाइए बंदे की शैली कितनी खूबसूरत थी। इसी का एक पात्र है गोदान का ही, जो बिल्कुल आधुनिक है। पात्र का नाम है मालती। और मालती जो है उसके बारे में प्रेमचंद एक वाक्य कहते हैं, और एक वाक्य का जो प्रश्न बनाकर आज भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इसके आधार पर इस पात्र का चित्रण कीजिए। वाक्य था, मालती बाहर से तितली थी और भीतर से मधुमक्खी। इसका अर्थ प्रेमचंद ये कहना चाहते थे कि बाहर से बिल्कुल वो आधुनिक युवती है जो चंचल प्रवृत्ति की है और दुनिया भर में उसके किस्से चलते हैं और ज़िंदगी को जीने का उसका एक अपना ढंग है, अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जीने की वो अभ्यस्त है। लेकिन भीतर से मधुमक्खी है, अर्थात उसको जगह जगह से फूलों से रस एकत्र करना होता है, फिर एक छत्ता बनाना होता है, फिर शहद निकलता है। तो ज़िंदगी में कुछ मिठास लाने के लिए, ज़िंदगी में व्यवहारिक दृष्टिकोण लाने के लिए वो एक मधुमक्खी की भांति फूल फूल जाकर मधु इकट्ठा करती है, और बाहर से वो तितली है। तो तितली और मधुमक्खी इन दोनों शब्दों के माध्यम से पूरे के पूरे एक पात्र का चरित्र चित्रण कर देना, ये प्रेमचंद के लिए ही संभव था, किसी और के लिए नहीं मित्रों। तो ऐसे महान साहित्यकार के बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि ये महीना उन्हीं को समर्पित है। जुलाई में ही उनका जन्म हुआ था, और उनके बारे में जितनी भी बातें कर ली जाएं कम हैं। और आज भी उनकी जो कहानियों के हवाले दिए जाते हैं, जब भी कोई डिस्कशन होती है, चर्चा परिचर्चा होती है, उनकी कफन कहानी और नमक का दारोगा, दोनों का वर्णन, दोनों का चित्रण, और इसके साथ साथ बड़े भाई साहब, तीन कहानियों पर आज भी चर्चा के अंबार हैं। और तीनों कहानियों पर अलग अलग ढंग से शोध कार्य भी, डेसर्टेशन जिसे आप बोलते हैं, छोटे स्तर के शोध कार्य भी हुए हैं। तो मित्रों, ऐसे महान लेखक को भले ही ज़िंदगी में अपने लेखन की बहुत बड़ी कीमत निजी रूप में चुकानी पड़ी हो, लेकिन इतना कुछ दे गए हैं कि उन्हें समेटना भी संभव नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।